अरे बहू पीहू, तेरे मायके वाले तुझे कभी अपने घर क्यों नहीं बुलाते? क्या कभी उन्हें तुझसे मिलने की चाह नहीं होती? क्या तेरी माँ की ममता मर चुकी है, जो सोच भी नहीं पाती कि चलो कुछ दिन के लिए बेटी को बुला ले? मोनिका बुआ की आवाज में ताना छुपा हुआ था। 4 साल हो गए थे तेरी शादी को, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि तेरे मायके वालों ने तुझे बुलाया हो, ना अपने दामाद को ना तुझे। शायद उन्हें खर्चे के डर होता होगा। बेचारे जैसे तैसे रिश्तेदारों से उधार लेकर तेरी शादी कर तो दिए, वो भी इतनी बड़े घर में। पर किस्मत तेरी भी कमाल की है, जो 7 लाख के दहेज में तुझे सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया, वरना आजकल तो इतने में प्राइवेट नौकरी वाला लड़का भी ना मिले। ये कहकर मोनिका बुआ और पीहू की सास सुधा जी एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। पीहू वहीं खड़ी सिर झुकाए सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, पर वो कुछ बोली नहीं। वो चुपचाप अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। अंदर जाकर पानी का टोटी खोली और अपना मुंह ढककर जोर जोर से रोने लगी। आज उसकी शादी की चौथी सालगिरह थी, लेकिन दिल में एक भी खुशी का एहसास नहीं था। भीगी आंखें लिए वो बुदबुदाई, माँ आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेती? आखिर कब तक मैं इस घर में लोगों के ताने सुनती रहूं? क्या आपकी गोद मेरे लिए अब बंद हो गए हैं? मुझे आपके पास आकर आपकी गोद में सिर रखकर रोने का मन कर रहा। माँ मैं थक चुकी हूँ। दरअसल जिस दिन पीहू इस दुनिया में आई थी, उसी दिन उसके पिता का दुर्घटना में देहांत हो गया। जन्म के साथ ही घर में मातम पसर गया। गांव के लोग ताना मारते थे, अभी तो ये लड़की पैदा हुई है, आते ही अपने पिता को खा गई। ये तो कुलक्षणी है, कलंकिनी है, आगे पता नहीं कितने लोग को खाएगी। इनकी बातों में पीहू की माँ जानवी जी का दिल छल्ली कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उस वक्त घर की हालत बेहद खराब हो गई थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, ना ही कोई सहारा देने वाला, लेकिन जानवी जी ने अपने आंसू पोंछे और सिलाई बुनाई लेकर छोटे मोटे काम करने के लिए किसी तरह अपने दोनों बच्चों पीहू और बड़े बेटे आकाश को पाला पोसा, पढ़ाया और बड़ा किया। समय बीतता गया। अब पीहू 22 साल की हो चुकी थी। एक दिन उसके फूफा जी अचानक घर आ पहुंचे। उन्होंने बैठते ही कहा, जानवी भाभी मैंने पीहू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का सरकारी नौकरी में है, उसका परिवार भी बहुत संस्कारी है। अगर ये रिश्ता तय हो जाए तो पीहू की जिंदगी संवर जाएगी। जानवी जी भी थोड़ा सकुचाते हुए धीरे से कहा, अरे जीजा जी, हमारी इतनी हैसियत कहाँ है कि हम अपनी बेटी की शादी किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से करें? हमारी तो रोज की रोटी भी बड़ी मुश्किल से चलती है। फूफा जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे एक बार बात कर लीजिए, क्या पता बात बन जाए। सोचिए अगर ये रिश्ता हो गया तो पीहू का भविष्य कितना सुरक्षित हो जाएगा। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। जानवी जी को यह बात ठीक लगी और उन्होंने उसी दिन लड़के के पिता को फोन किया, मगर लड़के के पिता ने दहेज में 15 लाख की मांग की। जानवी जी ने तुरंत कहा, भाई साहब हमारे पास इतने रकम नहीं है, पीहू के पिता नहीं है, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, दहेज में कुछ कम हो जाए। इस पर लड़के के पिता ने बात काटते हुए ताना मारा, जब औकात नहीं है तो किसी गरीब लड़के से शादी कर लीजिए, हमारा टाइम क्यों बर्बाद करिए? हमारे बेटे की पढ़ाई लिखाई में लाखों खर्च हुए हैं, वो सरकारी अफसर है, और फिर लड़के के पिता भी नहीं है तो हमारा वहाँ पे क्या इज्जत होगा? मैं आपके वहाँ अपने बेटे की शादी नहीं करूँगा। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। जानवी जी बहुत दुखी हुई। उन्होंने फूफा जी को फोन कर पूरी बात बताई। फूफा जी बोले, आप चिंता मत करिए, मैं कल लड़के के घर जाकर खुद बात करूंगा। अगले दिन फूफा जी और आकाश लड़के वालों के घर गए और काफी बातचीत के बाद 7 लाख में बात तय हो गई। जब जानवी जी को पता चला कि वो चिंता होकर बोली, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पीहू भी बोली, नहीं माँ, मुझे इतना दहेज देकर शादी नहीं करनी। ये सुनकर फूफा जी ने तुरंत कहा, भाभी जी पीहू मेरी भी बेटी है, मैं 3 लाख दूंगा, बाकी आप धीरे धीरे चुका दीजिए। ये सुनकर जानवी जी की आंखें भर आई, लेकिन बाकी के 4 लाख और शादी के खर्चे का पैसा का इंतजार करना अभी बाकी था। तब जानवी जी के पास कुछ रिश्तेदार ने मदद की और जानवी ने जेवर और एक उपजाऊ खेत गिरवी रखी और किसी तरह यह शादी तय हो गई। यह देखकर गांव के लोग ताना मारने लगे, पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर हो, इतना कर्ज लेकर कैसे भरोगी जानवी? लेकिन जानवी जी ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी की शादी उसी घर में करके ही रहेगी। शादी की तैयारियां पूरे धूमधाम से शुरू हो गई। कुल मिलाकर शादी में लगभग 13 लाख रुपए खर्च हो गए। जानवी जी ने अपना एक खेत और अपने सारे जेवर गिरवी रख दिए, लेकिन उन्हें कर्ज की चिंता खाए जा रही थी। उनकी दिन रात की नींद गायब हो गई थी और सीने में हल्का दर्द बना रहने लगा, मगर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। शादी के 3 दिन बाद जब विदाई की तैयारी चल रही थी तो विदाई से एक दिन पहले जानवी जी को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। रास्ते में उन्होंने अपने बेटे आकाश और फूफा जी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा अगर मुझे कुछ हो गया तो पीहू की विदाई की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी मौत की खबर छुपा लेना वरना लोग रिश्ता तोड़ देंगे। इतना कहकर जानवी जी ने दम तोड़ दिया। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया इन्हें चिंता और तनाव की वजह से हार्ट अटैक था। जब उनकी बॉडी घर लाई गई तो जानवी जी की लाश को देखकर पीहू बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी माँ को पकड़कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। गांव के लोग फिर ताना मारने लगे। कैसा रिश्ता तय किया था जानवी ने। बेटी को अच्छे घर भेजने की चाहत में खुद अपनी जान गंवा बैठी। उसकी शादी होते ही माँ चली गई और पैदा होते ही बाप को खा गई। अब देखो आगे क्या होता है। ये बातें पीहू का दिल चीर रही थी। उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन उसकी माँ की मौत के मातम में डूब गया था। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। जानवी ने अपनी बेटी की जिंदगी तो बना दी लेकिन बेटे आकाश की जिंदगी तबाह कर दी। अब सारा कर्ज वही भरेगा। ये बात आकाश के दिल में घर कर गई। वह बाहर से तो शांत था लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल अपनी बहन पीहू के लिए जहर से भर जा रहा था। जानवी जी का दाह संस्कार किया गया मगर उसकी मौत की खबर पीहू के ससुराल वालों से छुपा ली गई। जैसा उन्होंने मरते वक्त कहा था। जब विदाई का दिन आया पीहू माँ के दिए कंगन को संभाल कर अपने बैग में रख रही थी। तभी आकाश कमरे में आया और कड़वे स्वर में बोला, दीदी वो कंगन यही रहने दो। तुम जा रही हो अपने सुख के महल में, मेरा क्या होगा? इतना कर्ज कैसे भरूंगा? कम से कम कुछ गहने तो छोड़ दो, मैं उसे बेचकर खुद का खर्चा चला लूंगा। ये सुनकर पीहू सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ की दी हुई निशानी को देखकर वो रो पड़ी। उसने चुपचाप अपने कुछ जेवर वहीं छोड़े ताकि आकाश कर्ज चुका सके और अपना जीवन यापन कर सके। तभी मुकुंद और उसके रिश्तेदार पीहू को ले जाने के लिए आ गए। घर के माहौल में एक अजीब सा घबराहट थी। विदाई की सारी रस्में पीहू की बुआ ने निभाई। बुआ को देखकर मुकुंद हैरानी से पूछ बैठा, सासू माँ दिखाई नहीं दे रही हैं। सभी लोग हड़बड़ा गए। माहौल को संभालते हुए फूफा जी ने जल्दी से जवाब दिया, अरे उनके पिता की तबीयत खराब है, उसी के इलाज के लिए बाहर गई हैं। मुकुंद को ये बात अजीब लगी। वो सोचने लगा कि बेटी की विदाई हो रही है और माँ कहीं और है, मगर उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। विदाई के बाद पीहू अपने ससुराल पहुंची। स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। सभी लोगों की नजर पीहू से ज्यादा उसके जेवर पर थी। तभी मोनिका बुआ ने व्यंग से कहा, अरे वो बहू, इतना कम जेवर? इसकी माँ ने तो इसे सस्ते में विदा कर दिया। ये सुनकर पीहू का दिल कांप उठा। माँ की याद ने उसकी आंखें नम कर दी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद मुकुंद ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया और घर की सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे पीहू के कंधे पर आ गई। सुबह से रात तक वो घर के कामों में लगी रहती। एक दिन की बात है, मुकुंद अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा था और पीहू कमरे के बाहर कपड़े समेट रही थी। तभी अचानक उसे मुकुंद की बातें सुनाई दी। मुकुंद कह रहा था, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो, लेकिन मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी इस गंवार लड़की से करवा दी। तुम टेंशन मत लो, मैं इसका कोई ना कोई नुक्स जरूर निकालूंगा, फिर इसे छोड़कर तुमसे शादी करूंगा। ये शब्द सुनकर पीहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल धक धक करने लगा। आंखों से आंसू बहने को तैयार थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि उसे डर था अगर उसने कुछ कहा तो घर से निकाल दी जाएगी। इसलिए पीहू ने अपने सारे आंसू अंदर ही पी लिए और चुप रह जाना ही बेहतर समझा। उधर जानवी जी ने जिन जिन से कर्जा लिया था अब वो सब आकाश को आकर धमकाने लगे। तंग आकर आकाश ने अपना एक बड़ा खेत बेच दिया और माँ के सारे जेवर गिरवी से छुड़ाकर उसे बेचकर उसका कर्जा दिया। पीहू जब भी अपने भाई को फोन करती आकाश गुस्से में फोन काट देता। करीब 2 साल बाद आकाश की शादी रितु नाम की लड़की से तय हुई थी जिससे वह पहले से ही बात करता था। गुस्से में आकर उसने अपनी शादी में पीहू को नहीं बुलाया। जब फूफा जी ने कहा, बेटा पीहू को नहीं बुलाओगे क्या, तो आकाश ने सख्त स्वर में कहा, उसे क्यों बुलाऊं, वो तो मेरी माँ को खा गई, मेरी जिंदगी में कर्ज छोड़ गई। फूफा जी समझाने लगे, बेटा हर बेटी की शादी होती है, जानवी जी ने वही किया था जो एक माँ करती है, लेकिन आकाश टस से मस न हुआ। मैं उसे अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा, यही आखिरी बात है। जब यह खबर पीहू के ससुराल पहुंची तो वहाँ उसके मजाक उड़ने लगे। कैसा मायका है तेरा, खुद के भाई की शादी हो रही है और इसको किसी ने बुलाया नहीं, ना भाई ने ना माँ ने, लगता है रिश्ता ही टूट गया है। ये सुनकर पीहू कुछ नहीं बोली, आंखों में आंसू ले अपने कमरे में चली गई। 4 साल बीत गए। पीहू घर में दिन रात नौकरानी की तरह काम करती। सुबह से शाम तक खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, सब कुछ वही करती। लेकिन इतना करने के बाद भी उसकी सुबह तानों से शुरू होती। एक दिन सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे तभी सास सुधा जी और बुआ सास मोनिका जी बोली, बहू तुम्हारे मायके वाले तुम्हें क्यों नहीं बुलाते, कभी कोई आता भी नहीं है। ये सुनकर पीहू चुप रही, उसकी आंखें झुक गई, जवाब न
मिलने पर मोनिका बुआ फिर बोली, अरे भाभी, आपकी बहू तो बड़ी हट्टी है, पूछने पर भी जवाब नहीं देती। ये सुनकर पीहू की आंखों से आंसू बहने लगे और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मुकुंद ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने बुआ से कहा, बुआ, पीहू से ऐसे मत बात कर कीजिए। मोनिका बुआ ने व्यंग से कहा, अरे देख रही हो भाभी, आपके लाडले को बुरा लग गया। फिर तीखे स्वर में बोली, लेकिन बेटा तू ही सोच, शादी को 4 साल हो गए ना, तो तू कभी अपने ससुराल गया ना ही पीहू मायके गई। जब भी तू जाने को सोचता, बहू कोई बहाना बना देती कि माँ घर पर नहीं है, भाई व्यस्त है। ये सब तुम्हें अजीब नहीं लगता? मुकुंद चुप रह गया। उसके मन में भी एक अब सवाल उठने लगे थे कि कहीं कुछ छुपाया तो नहीं गया है। उसके दिल में एक उम्मीद जगी, शायद यही वजह हो सकता है कि मैं किसी तरह से पीहू को इस घर से निकाल दूं। कुछ तो छुपा रही है लड़की। वह चुपचाप पीहू के पास गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, चलो पीहू, तुम्हारी मायके चलते हैं, थोड़ा घूम फिर लोगी, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी पहली बार अपने ससुराल जाऊंगा। ये सुनकर पीहू घबरा गई। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, माँ घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। मुकुंद ने पीहू की आंखों में झांका और आवाज सख्त कर ली, पीहू, क्या छुपा रही हो मुझसे? सच सच बताओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनते ही पीहू की हिम्मत टूट गई और मुकुंद का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। कांपती आवाज में बोली, मेरी माँ उसी दिन चल बसी थी जिस दिन मेरी विदाई हुई थी। पीहू की आवाज थरथरा रही थी, लेकिन उसके शब्दों में एक गहरा दर्द था। ये सुनकर मुकुंद जैसे पत्थर का हो गया। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वह बिल्कुल निशब्द हो गया। उसमें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन यह बात सिर्फ मुकुंद ने ही नहीं, दरवाजे पर खड़ी पीहू की सास और बुआ सास भी ये सुन चुकी थी। क्या मुकुंद का दिल ये सब सुनकर पीहू के लिए पिघल जाएगा? क्या वह उसे दिल से अपना लेगा या फिर इसी बहाने से उसे घर से निकाल देगा? पीहू की माँ की मौत की खबर सुनकर उसकी सास और बुआ सास का व्यवहार उसके साथ कैसा रहेगा, ये जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।